हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर। तो इस लेक्चर में मैंने तुम लोगों को फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस और टाइप्स ऑफ लीफ और वेनेशन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो नीट के लिए और क्लास 11 बोर्ड के लिए ये जो वन शॉट वाला लेक्चर है, जो कि तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्ट के फॉर्मेट में मिलेगा और आखिर में वन शॉट के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। तो इसको देखिए। तो चलिए लेक्चर को चालू करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति खुद का साथ खुद नहीं देता, अंधेरे में अक्सर उनके साया भी उनका साथ छोड़ ही देता है। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर और एक ब्यूटीफुल सा कोट के साथ आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लीफ के अंदर वेनेशन वाला पार्ट। इसके पहले के लेक्चर में मैंने लीफ को लेके तुम लोगों से डिस्कशन किया था। इस वाले लेक्चर में तुम लोग 5.3.1 यानी कि वेनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। The arrangement of veins and veinlets in the lamina of leaf is termed as venation। लीफ के अंदर कैसा वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट देखा जाता है, इसी को हम लोग वेनेशन बोलते हैं। अभी सर ये वेन्स और वेनलेट क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जैसे वेन्स दिखता है, वैसे ही लीफ के अंदर भी वेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लीफ को एक स्ट्रक्चर देता है और लीफ को एक सपोर्ट देता है। लीफ के अंदर फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वेन से जो निकलता है, जो वेन से भी छोटा होता है, उसको हम लोग वेनलेट बोलते हैं। ठीक है, चलो। When the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate venation। यानी कि अगर वेनलेट नेटवर्क फॉर्म कर दे, यानी कि जाल की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, तो यहाँ पे जो वेनेशन देखने को मिलेगा, इसको हम लोग रेटिक्यूलेट वेनेशन बोलेंगे। एकदम सिंपल है, कोई भी लोड नहीं है दिमाग में। When the veins run parallel to each other within a lamella, the venation is termed as parallel। यानी कि वेन्स जब पैरेलल ही जाएगा एक दूसरे से, ऐसे ऐसे करके पैरेलल ही जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। सिंपली पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है और रेटिक्यूलेट वेनेशन जनरली डाइकॉट प्लांट में डाइकॉट जो लीव्स होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा। Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is the characteristics of most monocotyledonous। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। समझ में आया कि नहीं मेरे बच्चे, जल्दी बोलो। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस लेक्चर के बाद, है ना। अच्छे से हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीफ का टाइप कैसा होता है? A leaf is said to be simple when its lamina is entire or incised। एक लीफ को हम लोग सिंपल कब बोलेंगे? जब इसका जो लेमाइना है वो एंटायर होगा और इंसाइज्ड रहेगा। The incisions do not touch the midrib। मतलब लीफ का जो मिडरिब है, मिडरिब कौन सा है भाई? ये है मिडरिब, ये है लीफ का मिडरिब। मिड का मतलब मिडल और रिब का मतलब होता है एक डंडा जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि लीफ को सपोर्ट दे। अगर ये मिडरिब लीफ में इंटैक्ट रहे और लीफ का जो लेमाइना है इस मिडरिब को टच ना करे, तब हम लोग बोलेंगे इस लीफ को एक सिंपल लीफ। ठीक है, चलो। When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets। यानी कि अगर ये लेमाइना इस इंसिजन को ब्रेक कर दे और ये जो मिडरिब है इन तक पहुंच जाए, छोटे छोटे लीफलेट फॉर्म कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। देखो मिडरिब तक पहुंच गया, ये है मिडरिब। अभी सर इसको देख के हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये एक सिंपल लीफ है या फिर एक कंपाउंड लीफ? ये भी तो हो सकता है कि ये सब एक छोटे छोटा लीफ है। देख के कैसे बोलेंगे? मैंने पहले ही बताया था कि एक लीफ
इंटैक्ट तभी देखा जाएगा जब उसके अंदर ये एक स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। ऐसा दिखने वाला एक छोटू सा स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी ये जो कंपाउंड लीफ रहता है, ये एक ही स्ट्रक्चर एक लीफ के अंदर क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके अंदर एक ही स्टिप्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो इस स्टिप्यूल को देख के हम लोग लीफ का नंबर पता करेंगे। ठीक है, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ जब ये जो मिड रिप है वो ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। ठीक है, पता चल गया। ए बड इज प्रेजेंट इनटू द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। एक बड प्रेजेंट होगा पेटियोल के एक्सिस में भी, सिंपल और कंपाउंड लीव्स के, सिंपल और कंपाउंड लीव के पेटियोल के एक्साइल में एक बड प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऐसा, ये देखो, ये रहा, ये स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे ये जो पेटियोल तुम लोगों को दिख रहा है, पीटियोल, ये जो पेटियोल दिख रहा है ना, इस पीटियोल के एक्साइल में यानी कि यहाँ पे एक्सिस में, यहाँ पे एक लीफ बड देखने को मिलेगा जो कि एक नया लीफ बनाएगा, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स। यानी कि स्टिप्यूल भी देखने को मिल सकता है लेकिन लीफ बड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो कैसे पहचानोगे? लीफ बड अगर प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड लीफ के, जहां पे भी प्रेजेंट होगा तो वहीं पे तुम लोग देखोगे कि अच्छा ये तो एक सिंपल लीफ है, ये तो एक कंपाउंड लीफ है। पता चल गया? ठीक है, लीफलेट्स और लीफ के बीच का डिफरेंस ऐसा ही होता है कि आइदर स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा या तो लीफ बड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के, हालांकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये जो लीफ बड है वो वाला ही तुम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, एक बड तुम लोगों को देखने को मिलेगा। चलो, अभी ऐसा सर क्यों होता है? देखो, किसी भी स्ट्रक्चर जब ओरिजिनेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो ऐसा सेल जो कि डिवाइडिंग नेचर का होता है वो तुम लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। सपोज कर लो कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवीजन है तो जरूरी होगा ना, कि सेल का डिवीजन अगर ना हो तो कोई नया स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? इसका मतलब कि इसके अंदर रैपिडली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल तो प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। यहाँ से अगर एक नया लीफ का फॉर्मेशन हो तो इस पार्ट में एक मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होगा। जब इसका थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे बच जाता है तभी जाके ये एक नया बड फॉर्म कर लेता है, उसी से नया स्ट्रक्चर का ओरिजिनेशन होता है। इसका मतलब बड का मतलब कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ हद तक मेरिस्टेमेटिक सेल होता है जो कि टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? जिससे नया कोई भी स्ट्रक्चर का उत्पत्ति हो सके या फिर कोई भी स्ट्रक्चर नया बन सके। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो, अभी के लिए तुम लोगों को स्टिप्यूल वाला नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ लीफ वर्ड ही याद रखना है। चलो, द compound leaves may be of two types. In a pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis, that is the rachis. यानी कि यहाँ पे rachis के अंदर ये जो देख पा रहे हो pinnately compound, यानी कि एक ही rachis में ये जो एक rachis है इसके अंदर तुम लोगों को represent the midrib of the leaf as in neem. चलो, ये जो नीम का एग्जाम्पल है ये भी चलेगा, जो नीम का एग्जाम्पल है ये भी चलेगा। एक सेकंड, शायद मैंने गड़बड़ी का एग्जाम्पल ले लिया, ये चाइना रोज का एग्जाम्पल था। हालांकि चाइना रोज में लीव कंपाउंड नहीं होते। ठीक है, चलो, तो ये जो नीम का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि नीम का छोटा छोटा जो तुम लोगों को पत्ते, जो नीम पत्ता बोलते हो तुम लोग, वो नीम पत्ता नहीं है, नीम का कंपाउंड लीफ है, एक ही लीफ। और ये क्या है? नीम के लीफलेट्स है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अभी इसको क्या बोलेंगे? मिड रिप को यहाँ पे हम लोग रैचेस बोलेंगे। भाई सर आप बहुत बोरिंग पढ़ाते हो, हमें पढ़ने में मजा नहीं आता। तो पढ़ाई मजे करने की जगह नहीं है, पढ़ाई में मजा खोजो, पढ़ाई से मजा खोजो। मजे और पढ़ाई को कनेक्ट मत करो कि सर आप मजे करते करते पढ़ाओ, नहीं। अगर तुमको पढ़ने में मजा आता है तो खुद ब खुद क्लास में भी मजा आएगा। ठीक है, अगर वो लेक्चर के एक एक लाइन में तुम लोगों को कुछ दिखता है, तुम लोगों के आंखों के सामने
कुछ आता है कि अच्छा ये मेरे आंखों के सामने फ्लैश हो गया कि मिडरिप ऐसा होता है, यहाँ पे रैशेस होता है, तो ऐसे करते करते मेमोराइज करते करते अगर पढ़ोगे तो पढ़ने में जरूर मजा आएगा, क्योंकि जब वन शॉट लेक्चर्स लूंगा तब जाके थोड़ा बहुत मजा करूंगा, अभी तो मैं मजे के मूड में हूं नहीं। चलो, इन पामेटली कंपाउंड लीव्स, और जब लाइव क्लासेस लूंगा तब मजे करूंगा, ठीक है। द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल इन सिल्क कॉटन। पामेटली कंपाउंड लीव का मतलब पाम लाइक कंपाउंड, ये रहा पाम लाइक, एक कॉमन पॉइंट होगा, ये रहा एक कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे आके सभी जो कंपाउंड लीफ लाइक लीफलेट्स है वो एक ही पॉइंट पे आके अटैच्ड होगा, ठीक है। द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट, ये देखो सभी उंगलियां एक ही कॉमन पॉइंट में अटैच्ड है, ठीक है। एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन, यानी कि पेटियोल, ये जो पेटियोल तुम लोगों को दिख रहा है ये वाला पेटियोल, तो इसके अंदर ये ज्वाइन रहेगा। समझ में आ गया मेरी बात? चलो अभी आओ फाइलोटैक्सी में, ठीक है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी भाई क्या होता है? भाई फाइलोटैक्सी क्या होता है, थोड़ा बोल दे। चलो मैं बताता हूँ। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, यानी कि स्टेम या फिर ब्रांच में जो लीफ का अरेंजमेंट होगा, लीफ कैसा है, कैसा अरेंज किया गया है, ऑल्टरनेटेड मैनर में है या फिर कैसा है, ऑपोजिट मैनर में है कि एक ही लीफ, दो लीफ एक दूसरे के ऑपोजिट में है, या फिर होल्ड मैनर में, यानी कि कोई मैनर नहीं है ऐसा, गुच्छा गुच्छा टाइप ऐसे, ठीक है, फोल्ड मैनर में है, एक ही जगह से 5 लीफ निकल रहा है, ठीक है, एक ही जगह से 5 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ निकल रहा है, तो इसको हम लोग इस तीनों टाइप को, यानी कि ऑल्टरनेटेड, ऑपोजिट और होल्ड, ये तीनों टाइप को हम लोग फाइलोटैक्सी में पढ़ते हैं, यानी कि द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ए स्टेम और ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच में या फिर एक स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, alternate, opposite and fold. In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner. A single leaf is arises from each node. एक ही नोड से एक लीफ निकलता है, ठीक है, एक ही नोड से एक लीफ निकलता है या फिर एक स्टेम निकलता है, छोटू सा स्टेम, एक स्टेम का ब्रांच निकलता है जहां से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। तो अगर यहाँ से एक ब्रांच निकला और उसके ऊपर एक पत्ता हुआ, तो एक नोड पे एक ही लीफ, एक नोड पे एक ही लीफ, यही यहाँ पे बोल रहे हैं इन ऑल्टरनेट मैनर। ये एक नोड है, यहाँ पे एक लीफ, ये एक नोड है, यहाँ पे एक लीफ, ये एक नोड है, यहाँ पे एक लीफ, देखो ऑल्टरनेटेड मैनर पे है, ठीक है। जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, CMS, CMS ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है, इसको याद रखना है, CMS ऑल्टरनेटिव मैनर में। इन ऑपोजिट ए पेयर ऑफ लीव्स अराइव एट ईच नोड, यानी कि एक नोड से एक पेयर लीफ निकल गया, ए नोड से ब्रांच का उत्पत्ति होता है, तो ये देखो यहाँ पे नोड है, ये देखो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे क्या है, नोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नोड है, क्या है, नोड है, तो एक ही नोड से 2 ब्रांच निकल गया, 2 ब्रांच से एक एक लीफ निकल गया, यानी कि एक ही नोड से एक पेयर ऑफ लीव्स अराइज हो गया, ठीक है। लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन ए कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस, गुआवा ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट में क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा है, CG है। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइव्ड एट ईच नोड, एक नोड से अगर 2 से ज्यादा लीव निकल गए बाई चांस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड फॉर्म ए होल, यानी कि गुच्छा जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसको हम लोग होल टाइप बोलेंगे, यानी कि एल्स्टोनिया में ये होता है, एल्स्टोनिया में ये होता है। A फॉर एल्स्टोनिया, A फॉर ऑल्टरनेटेड, A फॉर एल्स्टोनिया, A फॉर ऑल्टरनेटेड, ठीक है। CMS, CMS, सॉरी, A फॉर एल्स्टोनिया, A फॉर ऑल्टरनेटेड नहीं, आई एम सॉरी, एल्स्टोनिया में फोल्ड देखने को मिलता है, ठीक। सर वैसे तो ट्रिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि
एग्जाम में इतना ट्रिक्स याद रखते रखते ही दिमाग में गड़बड़ी हो जाता है कि ट्रिक्स याद रखें, यानी कि एग्जाम्पल याद रखें। देखो मैं तुमको एक सीधा सा और सरल सा बात बोलता हूँ। जब नीट का एग्जाम मैंने दिया था, जब मैंने अपना क्लास 12 दिया था, तो मैं एक बात तुम लोगों को बोलता हूँ, नीट के अंदर ना ये सब ट्रिक्स, ये सब कुछ बहुत ही कम। इस चैप्टर से ट्रिक्स मत याद करना। प्रैक्टिस जितना करोगे वैसे ही याद रख जाएगा। बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, फोटोग्राफिक मेमोरी बनाओ और अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के एक लाइन छप जाएगा, अच्छा होल्ड मतलब एल्स सुनिए, बस और कुछ नहीं। ऐसे ट्रिक फिक के मतलब मत घुसना, नहीं तो सी फॉर चाइना रोज की जगह तुम्हें सी फॉर कैरेट याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसको मत याद करना, सी फॉर कैलोट्रॉपीज याद रह जाएगा, तो ऐसा मत करना। सीएमएस ऑल्टरनेट नहीं करना। सी फॉर क्या है, कैलोट्रॉपीज है। सी फॉर क्या है, सी फॉर चाइना रोज है, क्या है सीजी, अभी इसमें चाइना रोज है या कैलोट्रॉपीज है। जी फॉर गुआवा है या क्या है। तो तुम्हें इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जी से बहुत सारा प्लांट होता है, सी से भी बहुत सारा प्लांट होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट में क्या आएगा हमारा, सीएमएस मत याद रखना, सीधा सीधा डायरेक्टली याद रख लेना कि ऑल्टरनेटेड मैनर में मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर ये तीनों है। ऑपोजिट में कैलोट्रॉपीज और गुआवा है, एस्टोनिया में वोल्ड है। तो इतना था कि था। नेक्स्ट दिन हम लोग इन्फ्लोरेसेंस, अच्छा चलो इन्फ्लोरेसेंस एक छोटू सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। अगले दिन फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्लावर खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फ्लावर मुझे खत्म करना है, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, फिर फ्रूट, फिर सीड, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा खींच जाएगा, है ना। तो चलो पहले आज ही इन्फ्लोरेसेंस भी खत्म कर लेते हैं। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है, मतलब एक शूट का एक मॉडिफिकेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि शूट के एपेक्स के ऊपर, शूट के ऊपर यानी कि एपिकल साइट में अगर कोई भी मेरिस्टेम हो, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, वो खुद को फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज करने लग जाता है, खुद को फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज करने लग जाता है। तो ऐसे ही एक मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर निकल के आता है, वो है फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, यानी कि इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते और जो एक्सिस है वो धीरे धीरे बड़ा था वो छोटा होने लगता है। ये देखो एक्सिस, देखो दोनों एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो देखो काफी छोटा मिलेगा तुम लोगों को, काफी छोटा मिलेगा, है ना। यहाँ पे देख लो, ये एक्सिस देख लो, मोटा और कंडेंस्ड हो गया। तो इसीलिए फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या देखने को मिलता है, एक्सिस कंडेंस्ड नेचर में देखने को मिलता है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट करेंगे ही नहीं, एकदम छोटू सा हो जाएगा, दो नोड के बीच का हिस्सा इलोंगेट करेगा ही नहीं। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, यानी कि एक एक स्टेम के ब्रांचेस का जो एपेक्स है, जो टिप है, एक स्टेम के ब्रांच का जो एपेक्स है, जो टिप है, वो फ्लोरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इसीलिए बोलते कि वह शूट एपाइकल मेरिस्टेम, सिर्फ और सिर्फ क्या स्टेम में एक ही एपेक्स रहता है, नहीं, डिफरेंट ब्रांचेस में भी तो एपेक्स मिलता है ना, वही तो यहाँ पे बोला है, ठीक है। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी कि लीव के अलावा, लीफ नहीं देखने को मिलेगा, लीफ के जगह सिर्फ और सिर्फ फ्लावर से लीफ को रिप्लेस कर दो बस। When a shoot tip transforms into a flower, जब एक शूट का टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, मतलब ये जो कंडीशन है ये प्लांट ने खुद चूज किया है कि हमको फ्लावरिंग भाई करना है, बहुत सोचा समझा गया चाल है ये। The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence, यानी कि एक एक्सिस के अंदर, एक लाइन के अंदर कैसे फूलों का जो अरेंजमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। ये जो पूरा लेक्चर है, इस पूरा लेक्चर को जो शॉर्ट नोट है वो तुम लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल में, जो कि इंजीनियर एजुकेशन इंडिया है, उसके अंदर मिल जाएगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर एजुकेशन इंडिया, वहां पे भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी मैं शॉर्ट टिप्स तुम लोगों को देता रहता हूं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर क्या है, 8583099293। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक हाय भेजना है। मैं तुम लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट चैनल में आ जाना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप में भी। व्हाट्सएप में नीट रिलेटेड कोई भी अपडेट्स,
शॉर्ट ट्रिक रिलेटेड कोई भी अपडेट तुम लोगों को मिलेगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में, इसीलिए फॉलो करना मत भूलना। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइडेंस तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स developed into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined। यानी कि कैसा एपेक्स ग्रो कर रहा है, मतलब जो शूट का टिप है उसमें फ्लावर कैसे डेवलप कर रहा है और कैसे ग्रो हो रहा है, ऐसे ही दो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। एक है रेसमोस और एक है सोयामोस। सर ये तो रेसिमोस और साइमोस होता है, नहीं, एक है रेसमोस और एक सोयामोस। यानी क्या सर? रेसमोस मतलब है रेस में भग रहा है ना, रेस में भग रहा है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि मेन एक्सिस रेस में भगा ही जा रहा है, ग्रो करा ही जा रहा है, continues to grow and the flowers are borne laterally in an acropetal succession। यानी कि नीचे रहेगा ओल्ड बुढ़ा फ्लावर और ये एक्सिस ऊपर ग्रो करा जा रहा है और नया फ्लावर लग जा रहा है, नया फ्लावर लगे ही जा रहा है, नया फ्लावर लगे ही जा रहा है, ऐसे नया फ्लावर लगे ही जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ऊपर नया फ्लावर, नीचे का ओल्ड, ऊपर का न्यू, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। यानी कि रेस मोस, यानी कि ऊपर ये बढ़ाई जा रहा है, मेन एक्सिस रेस में लगा हुआ है भाई, रेस कर रहा है, खुद से रेस कर रहा है। और सोयामोस यानी कि भाई सो गया। इज द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, मतलब एक फ्लावर में आके मेन एक्सिस भाई रुक गया, सोयामोस, सो गया भाई, सोया हुआ मोस, ठीक है। और ये जो hence the limited growth, the flower are born in basipetal succession, यानी कि बेस में नया फ्लावर, बेस में नया फ्लावर, और ऊपर जो है वो है बुढ़ा फ्लावर, है ना, ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, ऊपर ओल्ड नीचे न्यू। तो ये क्या होता है, ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है, ऊपर एक फ्लावर हो गया, तो ये क्या है, सोया हुआ मोस, यानी कि सो गया भाई, ऊपर ग्रोथ को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तुम्हारे सर के ऊपर मैंने एक पूरा बिल्डिंग रख दिया, सर के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक पूरा बिल्डिंग रख दिया, तो सर और बढ़ ही नहीं रहा है भाई, तुम दब गया, तुम दब गए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस भी कंप्लीट। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग आउट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा हुआ है और इंस्टाग्राम में भी मेरा शॉर्ट्स देख के एक एक स्टडी, एक एक पॉइंट नोट करके तुम लोग अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इस साल क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, कितना कट ऑफ गया है, मुझे बस इतना पता है कि तुम सिलेक्ट हो रहे हो, और उसके लिए अगर तुम्हें 720 में से 700 भी लाना पड़े, उसके लिए बायोलॉजी में 360 तुम लोग लाके रहोगे और मैं तुम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।